हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। स्टैट मैक हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म, सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी हैं। इसका अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसका रिवीजन करेंगे। वन शॉट रिवीजन एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे और कोई भी माइंड मैप वगैरह नहीं, जो भी नॉर्मल हमारा एक जो प्राचीन काल की विधि है, जो हमारी नॉर्मल विधि है, उससे ही हम लोग रिवीजन करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का। और जिसके नोट्स होंगे, जो शॉर्ट नोट्स जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आपको अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे ना मैंने सारे नोट्स जो है, मतलब ऑल इन वन नोट्स जो है वो भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर के एक बार उसको चेक कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, तो लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, ओके। क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, शुरुआत कहाँ से करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हम लोग करते हैं सिंपली वेव फंक्शन से। जो जो चीजें वेव फंक्शन के बारे में पता है उसको हम एक बार सोचते हुए फटाफट तरीके से हम लोग लिखते या सोचते हुए बोलते हुए चलेंगे, ठीक है। वेव फंक्शन, वेव फंक्शन क्या था? वेव फंक्शन वो था जो कि पार्टिकल के बारे में सारी जानकारी अपने अंदर रखता है, वो वेव फंक्शन था। इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था। यहां से हम लोग सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करते थे, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो करंट, मतलब कुछ भी हो, मोमेंटम हो, पार्टिकल की पोजीशन हो, सारी सब कुछ जानकारी जो है वो वेव फंक्शन रखता है और इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। ये बात हमें याद है, ओके। इसके बाद जब वेव फंक्शन को हम लोग वेव फंक्शन को साई एक्स से दिखाते हैं, जनरली साई एक्स से हम लोग, या साई सिंपल आप दिखा सकते हो, ठीक है। जब इस वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर कर रहे थे तब इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस बना था इस क्वांटिटी का। ये थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या थी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास बन रहा था मॉड साई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमारे पास साई एक्स था, ये एक स्क्वायर इंटीग्रेबल क्वांटिटी है, यानी अगर हम साई स्टार साई करते हैं, साई स्टार साई करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर ऑल लिमिट, कंप्लीट लिमिट, जो भी हमारे पास ऑल रेंज, ओवर ऑल रेंज, जो भी हमारे पास रेंज दी गई है, उस पर हम अगर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आता है। तो तब एक हमारे पास फाइनाइट नंबर आता है और वो फाइनाइट नंबर 1 होता है अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है। इन केस ऑफ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो हमारे पास वो क्वांटिटी, जो फाइनाइट क्वांटिटी है, वो 1 आती है। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है कि इंटीग्रेशन करेंगे हम वेव फंक्शन का साई स्टार साई करके ओवर द लिमिट। यहाँ पे एक्स हम लोग एक पर्टिकुलर डायमेंशन में लेके चलना है, आप यहाँ एक्स की जगह पर टाउ भी कर सकते हो, टाउ हो जाएगा, फिर तीनों dx dy dz में हो जाएगा। तो हम जनरली एक डायमेंशन में ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, हमारी सुविधा के लिए, चीजें आसान रहती हैं लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा, इसके बाद कहाँ क्या बात करते हैं? जब हम लोग वेव फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। अब सवालों में किस तरह से आपको दिया होता है, जब भी हम वेव फंक्शन की बात करते हैं तो साई की जब भी हम बात करते हैं, सवालों में आपको 2 तरह से दिया होता है। कोई भी सवाल होगा, वेव फंक्शन जो दिया होगा आपको 2 तरह से दिया होगा। पहला तरीका ये होता है हमारे पास कि वो वेव फंक्शन किसी भी एक, अगर मान लो पार्टिकल किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो हमें यह दिया जा सकता है कि पार्टिकल की पर्टिकुलर स्टेट का फंक्शन दिया जा सकता है, या पार्टिकल डिफरेंट स्टेट्स में है और उन डिफरेंट स्टेट्स का सुपरपोजिशन हमें दिया जा सकता है। क्या बोला मैंने? कि ये वेव फंक्शन आपको 2 तरह से दिया जा सकता है। एक तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का फंक्शन जो होगा, जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट का वेव फंक्शन है, नॉर्मल उसके फॉर्म में, यानी सम फंक्शन ऑफ एक्स करके दिया जा सकता है। दूसरा, जो सारी स्टेट्स होंगी, लाइक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सारी स्टेट्स के सुपरपोजिशन के फॉर्म में या लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यानी कुछ इस तरह C1 phi1 प्लस C2 phi2 सो ऑन, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। 2 तरीकों से हम लोग वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर कुछ कांस्टेंट a हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साई एक्स इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट नोटेशन में दिखाते हैं, तो हमारे पास इसको हम इस तरह से कैट साई लिख लेते हैं, ओके। अब इन दोनों केसेस में अलग अलग तरह से हम लोग चीजें कैलकुलेट करते हैं। लाइक अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, या हमें किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का एक जो बोलते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, हमें जो कोई भी ऑब्जर्वेबल दिया है, लाइक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, या हमारे पास मान लो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, या मान लो हमारे पास पोजीशन हो गई किसी पार्टिकल की, तो उन सारी चीज़ों, सारे ऑब्जर्वेबल्स को दोनों केसेस में अलग अलग तरह से निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी चीज़ की निकालनी हो तो उसको हम अलग अलग तरह से करते हैं। नॉर्मली जब यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इस तरह से हम लोग दिखा देते हैं प्रोबेबिलिटी नॉर्मली
प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जहाँ जिस भी रेंज में हमें निकालनी हो, गिवन रेंज ओवर गिवन रेंज, और साई स्टार साई करते हैं, साई स्टार साई करते हैं, ठीक है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, यहां पर जो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है, और एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों केसेस में आपको वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना होता है, हमेशा नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज ये वेव फंक्शन किस तरह से करेंगे, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन साई स्टार साई ओवर ऑल द रेंज 1 के इक्वल कर दिया। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं, इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो आप क्या करोगे कि जितने भी आपको कांस्टेंट, मान लो सिर्फ 2 दिए गए हैं इस तरह से, C1 साई1 प्लस C2 साई2, तो आपको करना क्या है कि मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर से पूरे में डिवाइड करा देना। क्यों, क्योंकि ये यहां पर जो दोनों कांस्टेंट लगे होते हैं हमारे पास, जो आइगन वेक्टर्स हैं, इनके आगे जो कांस्टेंट लगे हुए हैं, ये कांस्टेंट का मॉडुलस का स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी देता है उस पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है, इसको हम इज इक्वल टू 1 करते हैं। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हम इस क्वांटिटी से डिवाइड लगा देते हैं। तो ऐसे हम बोल दें कि पहले स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, होनी चाहिए मॉड C1 स्क्वायर, ठीक है। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है मॉड C1 स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल। दूसरे स्टेट में क्या आ जाएगी, P2 मॉड C2 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर, करेक्ट है। ये होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, मान लो हमसे बोल दीजिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात की जाए कि मान लो हमारे पास एक कोई भी क्वांटिटी है जिसकी, कोई भी ऑपरेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना, मान लो ए कोई एक क्वांटिटी है जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में निकालनी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस ए को इन दोनों के बीच में लगा देते हैं। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह से लिखी जाएगी, साई स्टार एक्स ए इंटू साई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ओवर द गिवन रेंज, या जो भी हमारा सॉरी ओवर ऑल रेंज, ठीक है। टोटल रेंज पे हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास ऑल रेंज, टोटल रेंज बोल सकते हैं, टोटल रेंज पे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में क्या होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका, इस केस में जब इस तरह से वेव फंक्शन दिया गया हो तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस तरह से लिखेंगे कि साई ए साई, यानी जो हमारे पास कैट साई दिया गया है उस पर आप ए को ऑपरेट कराएंगे, ऑपरेटर क्या है भी इसकी बात करेंगे, आप ए को उस पर लगा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, दूसरी तरफ से आप ब्रा साई को उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। ब्रा साई किस तरह से लिखेंगे, अगर हमारे पास कैट साई दिया गया है इस तरह से कि कैट साई दिया गया है C1 फाई1 प्लस C2 फाई2, ये हमारे पास कैट साई दिया गया, तो ब्रा साई किस तरह से लिख लेंगे हम लोग, ब्रा साई इज इक्वल टू C1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू ब्रा फाई1 प्लस C2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू ब्रा फाई2, करेक्ट है। फिर आपको क्या करना है, ए को फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे अप्लाई करना है, ए का मल्टीप्लाई जो भी आप, जैसे मान लो आपने ए को, आपको यहाँ पे ए लगाना है साई के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, C1 तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ए लगाएंगे हम फाई1 के ऊपर प्लस C2 कांस्टेंट हो गया, ए लगाएंगे हम फाई2 के ऊपर। अब यहां बात आती है कि ये क्या है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये होती है हमारे पास एक आइगन वैल्यू इक्वेशन, यहां से बनती है, जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास कि ए फाई1, ठीक है। तो यहां पर ए जो है वो एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को जब किसी भी हम एक आइगन स्टेट पे अप्लाई करते हैं, जब ऑपरेटर को किसी भी आइगन स्टेट पे ऑपरेट कराते हैं तो वहां से हमें उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हमें उसकी एक आइगन वैल्यू मिलती है। लाइक हमने इस ऑपरेटर को फाई1 पे अप्लाई कराया तो हमें यहां पर एक आइगन वैल्यू मिलेगी, और वो जो आइगन स्टेट है वो एज इट इज मिल जाएगी फाई1। यानी मान लो अगर यहाँ पे ए जो ऑपरेटर है वो कोई एनर्जी है, वो हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर यानी हैमिल्टोनियन है, तो एनर्जी ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, उसको हम फाई1 पे अप्लाई कराएंगे तो हमारे पास उस एनर्जी की पर्टिकुलर वैल्यू मान लो एप्सिलॉन नॉट आ रही है उस पर्टिकुलर केस में, तो और उसके साथ में हमें फाई1 मिल जाएगा। इस तरह से हम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि उस ऑपरेटर को यहाँ पे लगाना है, C1 आ गया। अब दोबारा में जब हम इसमें साई को दूसरी तरफ से भी लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 यहाँ से जो आएगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास फाई1 ए फाई1 प्लस C2 फाई2 ए फाई2, ठीक है।
ये आ गया। और जो अदर वाले दो टर्म होंगे, लाइक यहाँ पर एक टर्म इस तरह से आ रहा होगा जिसमें कुछ C1 C2 करके होगा, और यहाँ पे हमारे पास phi1 होगा, यहाँ पर A phi2 होगा, ठीक है। वो वाले टर्म जो होंगे, एक और टर्म इसी तरह से आएगा, ठीक है, उसमें phi2 phi1 करके होगा, तो वो वाले टर्म हमें जीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने A को phi1 पे अप्लाई कराया तो उसने कुछ नंबर दिया, यानी A दिया, तो यहाँ पर जब A आएगा तो A तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट होके बाहर आ गया। तो जब phi1 phi2 करेंगे तो दोनों ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। यानी जब phi1 का phi2 से कराएंगे, जब हम phi1 का phi2 से कराएंगे तो 0 आएगा, और जब phi1 का phi1 से कराएंगे तो 1 आएगा। इस वजह से बाकी की दोनों टर्म्स हम नहीं लिखते हैं जनरली, ये वाले जो phi1 phi1 वाले, phi2 phi2 वाले टर्म्स लिख लेते हैं, खेल हमारा खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू सिंपल निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू साई ए साई अपॉन साई, ठीक है। यहाँ पे साई क्या है? ये ब्रॉडकैट साई, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, जो कि यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी जो आती है वो आती है हमारे पास, ये इधर लिख लेता हूं, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप देखोगे अगर टोटल प्रोबेबिलिटी इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, यहां से मॉड C1 स्क्वायर, C1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दोनों को मल्टीप्लाई तो मॉड C1 स्क्वायर इंटू दिस phi1 1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो मॉड C2 स्क्वायर phi2 1। तो इसी वजह से प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्या बात क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, ठीक है, बिना किसी भी झिझक के आप बिल्कुल पूछो, ठीक है। अच्छा, ये बात करी हमने वेव फंक्शन किस किस तरह से दिया जा सकता है, हम उसमें क्या क्या खेल कर सकते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब लाइक ऑपरेटर्स की हमने बात छेड़ी है, तो ऑपरेटर्स पे और क्या क्या बात कर सकते हैं? ऑपरेटर्स हमारे कई तरह के हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हमारे कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एनर्जी का ऑपरेटर हैमिल्टोनियन होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। तो लाइक हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, या सबसे पहले अगर हम मोमेंटम की बात करें, इसकी मोमेंटम ऑपरेटर, तो मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम का ऑपरेटर होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ये होता है हमारा मोमेंटम का ऑपरेटर हमारे किसी भी एक्स डायरेक्शन में, तो वाई में हो जाएगा तो डेल बाई डेल वाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है दैट इज हमारे पास होता है एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई, ओके। जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर होता है वो होता है मल्टीप्लाई बाई वी एक्स, मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल, सिंपल मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल, ठीक है। जो पोजीशन का ऑपरेटर होता है, पोजीशन का जो ऑपरेटर होता है दैट इज मल्टीप्लाई बाई एक्स, मल्टीप्लाई बाई एक्स, सिंपल पोजीशन से मल्टीप्लाई करा देते तो हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास सिंपल पोजीशन का ऑपरेटर, मतलब सिंपल हम एक्स का उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, कुछ खास नहीं करना होता, ठीक है, ये होता है। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी जिसको हम हैमिल्टोनियन भी बोलते हैं, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी एक्स, ये हो गया टोटल हैमिल्टोनियन, ठीक है। टाइम के अगर हम फॉर्म में लिखे तो यही आता है हमारे पास आई एच क्रॉस डेल डेल टी, क्या आता है हमारे पास टाइम के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ओके, तो इससे हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ लोग बोलते हैं, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास क्या बन जाती है, श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, या जिसको हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। एक डायरेक्शन की अगर बात करें तो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू एनर्जी इंटू साई एक्स। ये होता है हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या बात क्लियर है यहां तक? श्रोडिंगर इक्वेशन आ गया। अब इसके एप्लीकेशन होते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के, लाइक हम एप्लीकेशन क्या करते हैं, जैसे इसमें थोड़ी सी बात पहले और भी कर सकते हैं लोग एप्लीकेशन पे आने से पहले, कि लाइक हमारे पास कम्यूटेटर अलजेब्रा होती है, या इसमें हम लोग हर्मिशियन ऑपरेटर की भी बात कर लेते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, तो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर के अगर बारे में बताऊं थोड़ा सा, हर्मिशियन ऑपरेटर जो है उसको हम लोग सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, हर्मिशियन
ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं, इसकी जो परिभाषा है कुछ इस तरह से होती है कि अगर हमारे पास कोई एक ऑपरेटर है, ठीक है, इस तरह से हो कि मान लो एक कोई ऑपरेटर ए है, ठीक है, तो उस ऑपरेटर को अगर हम वेव फंक्शन पे लगाएं, उस ऑपरेटर को अगर हम वेव फंक्शन पे लगाएं और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, उसके बाद हम उसमें वेव फंक्शन का मल्टीप्लाई कराएं और उसको हम इंटीग्रेट करें, ठीक है। आप ओवर ऑल द लिमिट लाइक एक्स पे भी कर सकते हैं, पूरे वॉल्यूम पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या करें, दूसरा हम काम ये करें कि हम जो वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें और उसमें मल्टीप्लाई कराएं उस ऑपरेटर को साई पे अप्लाई करके उसमें मल्टीप्लाई करा दें और फिर उसको हम पूरी रेंज पे इंटीग्रेट कर दे। अगर ये दोनों क्वांटिटीज बराबर आती हैं तो हम ए को बोलते हैं कि ए इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर, ए इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर, ए इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। इसको हम लोग सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। बात क्लियर? लाइक अगर हम बात करें कि डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, तो इसका मतलब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे कि क्या ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है। तो इसको हम हर्मिशियन ऑपरेटर को इस सिंबल से दिखाते हैं, तो ठीक है। तो इसका हमें हर्मिशियन एडजॉइंट भी पूछा जा सकता है क्या होता है, तो ये सारी बातें भी कर सकते हैं। तो आप इसको काम करो, इस कंडीशन में रख के देखो, अगर ये और ये दोनों आपका सेम आ रहा है, दोनों जो आपके साइड्स हैं वो सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। समझ आ रहा है? दिस इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। और अगर सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो देखो यहां पर एक ही जगह ऐसा क्या रखने पर, एक ही जगह ऐसा क्या रखने पर ये दोनों सेम आ रहा है, तो जो भी हम रखेंगे, मान लो बी, एक ही जगह हम बी रखा, एक ही जगह हमने बी रखा, तो होगा क्या कि उस बी को हम बोलेंगे कि ए का एडजॉइंट है, बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। इतनी सी बात होती है इसमें, ठीक है। इसी में अगर हम बात करें आगे तो कॉम्यूटेटर अलजेब्रा की काफी बातें होती हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉम्यूटेटर अलजेब्रा, कॉम्यूटेटर अलजेब्रा का मतलब सिंपल क्या होता है, कॉम्यूटेटर अलजेब्रा आपने कॉम्यूटेटर ब्रैकेट देखा होगा, ए बी दो ऑपरेटर हैं उनका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट लेना। इसका मतलब क्या होता है कि बी ए बी माइनस बी ए, ठीक है, सिंपली। तो अगर हम बात करें क्या मैं सही लिख रहा हूं या उल्टा, सॉरी, है ना, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। ये होता है हमारे पास कॉम्यूटेटर ब्रैकेट। अगर एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट आ रहा है तो उसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, इस मिडल वाले ब्रैकेट से, तो एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट होता है ये। और इसको हम लोग, इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि ए बी प्लस बी ए, ठीक है। अब जो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट होता है इसकी कुछ आपकी प्रॉपर्टीज भी होती है, इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक हमने क्या किया कि ए बी यानी एक कांस्टेंट का ऑपरेटर ए के साथ में मल्टीप्लाई कराया, तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी, ठीक है। इस पे कभी कोई सवाल पूछे जा सकते हैं इस तरह से। लाइक हमने क्या किया कि मान लो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे सम फंक्शन या कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसकी। मान लो हमने लिखा हुआ है कि ए कॉमा फंक्शन ऑफ बी, ए कॉमा फंक्शन ऑफ बी, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का तरीका है कि डेल बाई डेल बी, ठीक है, डेल बाई डेल बी, जो ये बी है हमारा ऑपरेटर है, इंटू एफ बी और कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी, ये अलग हो गया। मतलब हमने क्या किया कि सिंपली एफ बी को बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बाहर निकाल लिया और मल्टीप्लाई कर दिया कॉम्यूटेटर ब्रैकेट से। इस पे कई बार सवाल बनते हैं लाइक एक्स पी एक्स, इसका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट क्या बनता है ना। तो इस पे सवाल जो बनते हैं लाइक आपसे एक्स स्क्वायर करवा दिया, तो यहाँ पे मतलब आप यहाँ सिंपल ये इसमें जो कंडीशन हो सकती है लाइक यहाँ पर भी हो सकती है कि आपका फंक्शन ऑफ ए दिया गया है और बी दिया गया है, तो सिमिलरली हो जाएगा यहाँ पे कि डेल बाई डेल ए इंटू फंक्शन ऑफ ए कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कॉमा बी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए का मतलब क्या, लाइक आपको एक्स स्क्वायर दे दिया गया, एक्स क्यूब दे दिया गया, तो आप उसको सॉल्व करो, उसको बाहर निकाल लो, बाकी ए और बी को साथ में लिख दो। उसकी लाइक एक्स और पी एक्स की क्या वैल्यू होती है, एक्स कॉमा पी एक्स की, सॉरी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट एक्स पी एक्स की क्या वैल्यू होती है ये आपको पता है, ठीक है। शायद आई एच क्रॉस कुछ ऐसी होती है, ठीक है, माइनस आई एच क्रॉस कुछ या सिंपल आई एच क्रॉस होती है, ठीक है। तो आपसे दे देगा एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू बताओ, तो आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया 2x, ठीक है, और कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एक्स पी एक्स। अब क्या किया, इसकी वैल्यू में पता है इस क्रॉस रख दिया, सिंपल उठा के आंसर आ गया। तो इस तरह से इन सवालों को भी हम लोग हैंडल करते हैं। अब लाइक हमने
बात करनी है कि जो हमारे डिफरेंट तरह के सिस्टम्स होते हैं, लाइक हमारे पास 1D बॉक्स हुआ, 2D बॉक्स हुआ, 3D बॉक्स हुआ, हार्मोनिक ऑसिलेटर हुआ, ये किस तरह से, इनको हम लोग थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से देखने का प्रयास करेंगे ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाए, हमारे दिमाग में बैठ जाए कि चीज़ें किस तरह से करी थी हमने और हमें एग्जाम हॉल तक याद भी रखनी है। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है। तो पहली जो बात करते हैं, इसको मैं रख देता हूँ, ये जो नोट्स है ना उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दिया, और जाकर के आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लो। और यार आप काम नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, उससे क्या होता है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो ज़्यादा लोगों का फायदा होगा। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग अगर बात करें कि सिंपल बॉक्स की बात करें, तो बॉक्स हमारे पास 3 तरह के थे। बॉक्स कौन सा बॉक्स? इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है, इसका जो प्रॉपर नाम होता है, बॉक्स हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अगर हम 1D बॉक्स की बात करें, किसकी? 1D बॉक्स, तो इसमें जो कुछ मेन मुद्दे हैं वो हमें याद रखने, लाइक इसका वेव फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें याद रखना है। ठीक है, लाइक अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो वहाँ वेव फंक्शन वगैरह याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके अगर हम वेव फंक्शन की बात करें तो क्या होता है? √2/a साइन n पाई, या इसको हम l से भी लिख सकते हैं, अच्छा लगता है, रूट साइन n पाई x/l। ठीक है, ये होता है इसका वेव फंक्शन। इसके अगर हम एनर्जी आइगन वैल्यू की बात करें तो En क्या लिख सकते हैं हम लोग? n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, जहां पे n की जो वैल्यूज होती हैं वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 so on। ठीक है, अगर हम 2D बॉक्स की बात करें, तो 2D बॉक्स के लिए जैसे वेव फंक्शन लिखना चाहें तो वेव फंक्शन क्या होता है हमारे पास? साई x इज इक्वल टू √2/lx √2/ly साइन nx पाई lx n पाई x/lx। ठीक है, इनटू साइन ny पाई y/ly। हलवाई नहीं है, ये ly है। ठीक है, इसकी अगर हम एनर्जी आइगन वैल्यू लिखे तो क्या लिख सकते हैं? E क्या आ जाएगा यहाँ से? nx²/lx² प्लस ny²/ly² इंटू पाई² h कट स्क्वायर अपॉन 2m। सिंपल। अब 3D में क्या है ना कि एक टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा √2/lz और यहाँ पर आ जाएगा साइन nz पाई z/lz। ठीक है, और उसके लिए जो एनर्जी हो जाएगी वहां पर एक टर्म ऐड हो जाएगा nz²/lz²। ठीक है, सिंपल, मैं लिख नहीं रहा हूं उसको, खुद से लिख लो। ठीक है, ओके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि लाइक हमें अगर बात करी जाए तो वेव फंक्शन की अगर हम बात करें तो इस पर कुछ सवाल बन सकते हैं। लाइक हमारे पास पहले तो वेव फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, लाइक अगर हम n = 1 की बात करें तो हमारे पास अगर ये बॉक्स है, इधर हमारे पास x, तो वेव फंक्शन जो होता है ग्राउंड स्टेट का वो इस तरह से दिखता है। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उसका वेव फंक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये होता है हमारे पास वेव फंक्शन का ग्राफ। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर, सिंपल प्रोबेबिलिटी का, वेव फंक्शन का स्क्वायर। तो ये सिंपल भाई बड़ा कर देते हैं भैया, जगह नहीं तो मैं छोटा ही दिखा रहा हूँ, तो इसका डबल कर देंगे। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मॉडुलस होता है ना, तो पॉजिटिव कर देना है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। तो इस पे कभी कभी सवाल बन सकता है, लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि आप डायरेक्टली ग्राफ को देख के भी बोल सकते हो कि लाइक बताओ कहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ग्राउंड स्टेट में। तो कहां पर मैक्सिमम है? यहां पर मैक्सिमम है L/2 पर, ये 0 ये L, तो L/2 पर मैक्सिमम है। ठीक है, इसमें बताओ अगर कहां ये 0 ये L है तो ध्यान से देखो, ये हमारे यहां तो 0 है, L/2 पर 0 है, उसका आधा यानी L/4 पर और 3L/4 पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। उसी तरह से इसमें क्या कर सकते हो, वही यहाँ पे ये L/3 है, ठीक है, ये 2L/3 है, इनका आधा, तो यहाँ पे L/6 पर मैक्सिमम होगी, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, तो उससे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब आपसे जनरली क्या बोला जाता है कि बताओ पार्टिकल के यहां से यहां तक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, या पार्टिकल के यहां से, अब सोचो यहां से यहां तक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेशन किया, 0 to L/4 किया, ठीक है, साई किया, dx कर दिया, यहां से आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब इसको थोड़ा सा आइडिया भी रखना है आपको कि लाइक अगर टोटल प्रोबेबिलिटी यहां से यहां तक 1 होती है तो यहां से यहां तक कितनी होगी? हाफ। यहां से यहां तक हाफ होगी, तो आप सोच रहे हो यहां से यहां तक 1/4, नहीं, क्योंकि यहां पर और यहां पर प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी। समझ रहे हो?
समझ रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअल नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पर 1/4 ही आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये और ये तो आपका सेम हिस्सा दिख रहा है। एक बार चेक करके देखो, लेकिन इसमें क्या होगा, लाइक हाँ यहाँ पर 1/4 आनी चाहिए, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी, क्योंकि सिमेट्रिक है पूरा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, लाइक यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अलग है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अलग है, यहाँ पर इन दोनों का सेम है, यानी 0 to L/4 और L/4 से L/2 तक प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी अलग है, ये प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप आइडियाज बता सकते हो, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, क्योंकि सिमेट्रिक है सब कुछ। ये यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट में ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल भी सकते हो, तो ग्राफ से भी काफी मदद हो जाती है अगर हम चीजें समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि लाइक बताओ डिजेनरेसी, यहाँ पे तो कोई डिजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि लाइक वो एनर्जी स्टेट्स जिनकी एनर्जी, वो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम हो, लाइक दो एनर्जी स्टेट अगर उनकी एनर्जी सेम है तो बोलेंगे डबली डिजेनरेट है वो, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कोई केस नहीं होगा कि अगर मैं यहाँ एनर्जी की, अगर हम एन की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रख रहे हैं तो एनर्जी की एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लाइक NX और NY की वैल्यू अगर हम चेंज करें, लाइक हमें बनाना है कि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 3+1 या 2+2, तो इसको लिखने के दो तरीके हो गए, तो उसको बोलते हैं डबली डिजेनरेट, यहाँ पे स्क्वायर है उसको चेंज कर, ठीक है। तो उसको याद रखने का एक तरीका, याद रखने का क्या, आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जो ये हमारा 2D बॉक्स होता है, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिजेनरेसी होती है, जो 2D बॉक्स है उसमें डिजेनरेसी जो है वो हमें याद रखनी, क्योंकि वहां बार बार हमें सोचना पड़ेगा कि लाइक यहाँ पर इतनी एनर्जी है तो देखेंगे किस तरह से, तो इसको हम डायरेक्टली याद रखते हैं कि इसका जो उसको याद रखने का तरीका क्या होता है, 1 2 2, फिर इसके बाद क्या होता है 2, एक सेकेंड लेट मी चेक क्या होता है इसका एग्जैक्ट जो नंबर होता है उसको आप याद रख लो, ठीक है, वो बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर जो हमारे पास 1D बॉक्स है, ठीक है, तो 1D बॉक्स के लिए जो 2D बॉक्स होता है, सॉरी 1D बॉक्स नहीं 2D बॉक्स होता है, इसमें होता है 1 2 1 2 2 2, ठीक है। जो 3D होता है वहां पर जो डिजेनरेसी होती है वो होती 1 3 3 3 1 6 3 3 6 1 3 3 1 6 3 3 6 1 ट्रिपल, ऐसे एक बार याद कर लो उसको कि 1 3 3 1 6 3 3 6 1 3 3 1 6 3 3 6, तो याद हो गया। इस पे पिछले साल क्वेश्चन आया भी था, मैंने बहुत इस पे फोकस कराया था, और एक क्वेश्चन आया था कि शायद चौथी या पांचवी 3D बॉक्स की चौथे या पांचवें एनर्जी लेवल की डिजेनरेसी बतानी थी, तो उसमें या चौथा था या पांचवा था, तो ध्यान रखना है काउंट कैसे करना है। आपसे अगर बोला जाता है 4th एक्साइटेड स्टेट, क्या बोला गया 4th एक्साइटेड स्टेट, तो बच्चे जनरली गलती कहां पर करते हैं कि इसको बोले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 3 आंसर टिक कर दिया, लेकिन नहीं, ये आपका ग्राउंड है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ है, तो इस आंसर कितना होता 1 ना कि 3। काउंटिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है, यहां पर भी ये करना है, ये ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से करना है, ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा। क्या बात क्लियर है? और क्या क्या बात कर सकते हैं, लाइक इसमें एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, 1D बॉक्स की अगर बात करें तो क्या होगी, सिंपल बात करें L/2 हम निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना भी आपको आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अगर याद भी है तो ठीक रहेगा। P की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, P की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होती है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल जितने y में जा रहा है, जितना x में जा रहा है उतना y में आ रहा है, मतलब आने और जाने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, इस वजह से मोमेंटम जो है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आती है। यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लाइक x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर डायरेक्टली याद रख पाओ तो अच्छा है, ना याद रख पाओ तो कैलकुलेट कर लेना है, L² 3 - L² 2n² π², आप x² को यहाँ बीच में मर्ज करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जो p² है, p² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो होती है n² π² h² L², ठीक है, 2m हट जाता है केवल यहाँ से, ये आ जाते हैं p² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये बात करी हमने कुछ कुछ बॉक्स के बारे में, 1D बॉक्स 2D बॉक्स, इसमें वे फंक्शन इसकी एनर्जी लिख लेना एक बार खुद से, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या बात कर सकते हैं, और हम बात कर सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की, किसकी, हार्मोनिक ऑसिलेटर, वहां से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास क्या था, जैसे वही स्प्रिंग की तरह, वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हम लोग क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका वेव फंक्शन वगैरह याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, फंक्शन मैं लिख भी नहीं रहा हूँ यहाँ पर, जनरली आपसे एनर्जीज वगैरह पूछी जाती हैं, एनर्जीज के बारे में थोड़ी चर्चा होती है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ हार्मोनिक ऑसिलेटर। 1D 2D 3D तीनों की तरह आप लिख सकते हो। तो अगर हम 1D की बात करें तो एनर्जी हमारे पास किस तरह से होती है, एनर्जी क्या होती है n+12 h⁻ω, ठीक है। 2D की बात करें तो एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल टू nx + ny + 1,
क्यों मैंने ऐसे किया, यानी एन एक्स प्लस हाफ प्लस एन वाई प्लस हाफ, तो क्या हो गया एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 एच कट ओमेगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास आइसोट्रोपिक केस में। आइसोट्रोपिक केस में अगर एन आइसोट्रोपिक है तो हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स, यानी तब ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई सेम नहीं होंगे एन आइसोट्रोपिक केस में, और इधर क्या हो जाएगा एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई, ये हो गया एन आइसोट्रोपिक केस में। ठीक है, 3D की बात करें, 3D की बात करें, ठीक है, तो एन आइसोट्रोपिक वाला खुद लिख लेना, आइसोट्रोपिक वाला लिख दे रहा हूं। एनर्जी क्या आ जाएगी, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2, ठीक है, इंटू एच कट ओमेगा। ठीक, यहाँ पे एन की जो वैल्यूज होती हैं वो शुरू होती हैं 1 से, 1 2 3 सॉरी 0 से। ठीक है, उसमें 0 नहीं होता है, याद करना। जो हमारा 1D बॉक्स था वहाँ पे 0 से नहीं, वहाँ पे 1 से था, यहाँ पे 0 से होता है। ठीक है, तो इसमें 0 भी काउंट करना पड़ता है, तब हमारा ग्राउंड स्टेट फर्स्ट स्टेट से तब आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें तो डिजेनरेसी कोई होगी नहीं। इसमें डिजेनरेसी याद रखने का फॉर्मूला सिंपल होता है, डिजेनरेसी इसमें सिंपल n+1 होती है। यानी आपसे बोल दिया गया कि बताओ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी क्या है, तो आप n की वैल्यू क्या रखोगे फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये चीज बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि लाइक अगर हमसे बोला क्या जा रहा है वो हमें बहुत केयरफुली सुनना है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट काउंटिंग हमेशा कहां से करेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में 0 से, तो 0 क्या होगा, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 + 1 यानी 3 आएगी उसकी डिजेनरेसी। 3D की बात करें तो 3D में जो डिजेनरेसी होती है दैट इज n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखना है कि हमें n क्या लेना है, जो भी हमसे बोला जा रहा है, लाइक अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला जा रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो हमें ध्यान रखना काउंटिंग शुरू कहां से करनी, 0 से शुरू करनी। उसमें कहां से शुरू करनी है हमारे पास, उसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद है हमें, और हम याद भी कर सकते हैं कि उसमें 1 से, इसमें 0 से। खल्लास। अब बताओ क्या नहीं समझ आया। जो चीज़ें ना समझ आई हूँ आप नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत इजीली लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की, या आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के बता सकते हो अगर कोई भी डाउट आता है आपको। ठीक है, और इस जो नोट्स हैं, ये इसके जो एक मतलब पूरा नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली। सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। ठीक है, अवेलेबल। ठीक, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक कुछ भी दिक्कत हो तो पूछना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।